दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो अपनी चमक और मुस्कान से दिल पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ये रिश्ते चाहे जितने भी हसीन क्यों न लगे, उनके पीछे कभी कभी एक अदृश्य दर्द छिपा होता है। ऐसी ही कहानी है मेरी। डॉक्टर के रूप में अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक यादों की। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो उसकी नीली आंखों में एक ऐसा जादू था जो किसी भी दिल को अपनी गिरफ्त में ले सकता था। उसका हर कदम जैसे किसी उम्मीद की किरण। मरीजों की जान बचाने वाली वह नर्स डायना मेरे लिए सिर्फ एक साथी ही नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत गलती थी। जब मैं उसके करीब आया तो वह मेरे लिए सिर्फ एक नर्स नहीं रही, वो मेरी जिंदगी की धुरी बन गई। और जैसा कि कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही उसकी मुस्कान के पीछे छिपा एक गहरा दर्द मैंने तब महसूस किया जब मैंने उसे अपने करीब से देखना शुरू किया। हमारी शादी, हमारा प्यार, सब कुछ जैसे किसी सपने की तरह था। पर हर सपने के पीछे एक हकीकत छिपी होती है जो उसे तोड़ देती है। जब मैंने अस्पताल में प्रवेश किया, मैंने वहां एक गोरी और सुनहरी बालों वाली नर्स को देखा जिसे रोगी और स्टाफ सभी प्यार करते थे। जैसे ही मरीज उसके पदचाप सुनते, अपने बिछौने से उठकर बैठ जाते, अपने हाथ उस छोटे बच्चे की तरफ फैलाते जो अपनी मां की तरफ हाथ फैलाता है, और कहते, नर्स आप आ गई, और खुश हो जाते। यहां तक कि सबसे चिड़चिड़े लोग, जिन्हें दुनिया की हर चीज से नफरत होती, उसके चेहरे की मुस्कान और उसके मृदुल स्वभाव के आगे झुक जाते और जो वो कहती करने को तैयार रहते थे। इस मुस्कान के साथ ही उसकी नीली आंखें, वो जिस किसी की तरफ देखती, वह अपने को दुनिया का महत्वपूर्ण व्यक्ति समझने लगता। एक बार मैंने अपने आप से पूछा कि उसे ये ताकत कहां से मिली, क्योंकि जिस क्षण उसकी नजरें मुझ पर ठहरी, मैं भी दूसरे लोगों की तरह हो गया। निसंदेह उसके दिल में मेरे लिए कोई खास इरादे न थे, और मेरे लिए भी नहीं, और किसी दूसरे के लिए भी नहीं। उसकी साथी नर्सें भी उसे खूब चाहती थी। उसकी मैट्रन 40 वर्ष की एक महिला थी, एकदम फीकी और सिरके की तरह तीखी। जिसे काली कॉफी, नमकीन केक और अपने छोटे कुत्ते को छोड़कर डॉक्टर, रोगी, नर्स सबसे चिढ़ती, पर वो भी इस नर्स को खूब चाहती थी। कहने की जरूरत नहीं कि मेरे साथी डॉक्टर, जो भी इस नर्स के साथ काम करते, अपने भाग्य को सराहते थे। ये सब देखकर मैं भी
इस नर्स में रुचि लेने लगा। धीरे धीरे वो भी मुझ में रुचि लेने लगी। बात इतनी बड़ी कि मैंने उससे शादी कर ली। और ये शादी इस प्रकार हुई। एक दोपहर को मैं डाइनिंग हॉल से बाहर निकला तो डायना सीधे मेरे कमरे की ओर बढ़ रही थी। तो मैंने उससे पूछा, नर्स क्या तुम व्यस्त हो? वो बोली, नहीं, मैं फुर्सत में हूं, आज मेरा ऑफ है। तो मैंने कहा कि आज छुट्टी के दिन तुम क्या करने वाली हो? तो वे बोली, मैंने इस पर कोई विचार नहीं किया है डॉक्टर। मैंने उसे कहा, क्या मैं तुम्हें कुछ सलाह दूं? तो वो बोल पड़ी, हाँ डॉक्टर, आपकी मेहरबानी होगी। तो मैंने भी कह दिया, पर मैं तुम्हें सलाह तभी दूंगा जब मुझे कुछ मेहनताना मिलेगा। वो मेरी तरफ देखी और हंसने लगी। मैंने कहा, चलो हम लोग ओपेरा में चलते हैं। अगर जल्दी निकलें तो कॉफी हाउस होते हुए चलेंगे। मंजूर है? उसने हंसते हुए सर हिलाकर सहमति दे दी। मैंने कहा, तो मैं अपना काम जल्दी निपटा कर आता हूं। फिर वो अपने कमरे में चली गई और मैं अपनी ड्यूटी पर। ड्यूटी समाप्त होने के बाद जब मैं उसे लेने पहुंचा तो वे कपड़े बदलकर तैयार खड़ी थी। अचानक उसे देखते ही मेरी नजर उस पर जमी रह गई। वह एक नया व्यक्तित्व की तरह लग रही थी। उसके इस श्रृंगार के साथ उसका आकर्षण अब दुगना हो गया था। मैं उसके कमरे में गया और उसे देखता ही रह गया। जब उसने मेरी तरफ देखा तो सहम कर मैंने अपनी नजरें एक तरफ घुमा ली जहां पर एक टेबल पर फूल सजे हुए थे। मैंने उससे टेबल पर सजे फूलों के नाम पूछे। पर वो कुछ नहीं बोली। अब इस डर से कि कहीं कोई गंभीर हालत का रोगी ना आ जाए और मुझे बुलावा ना आ जाए, मैं उठा और बोला, चलो हम निकलते हैं, हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। हम दोनों बस स्टॉप की तरफ बढ़े। पहली बस आई तो डायना बस पर चढ़ गई, परंतु मुझे जगह नहीं मिली तो वो भी नीचे उतर आई और हम दूसरी बस का इंतजार करने लगे। तब मैंने अपने आप से कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि बस और लड़की की परवाह मत करो क्योंकि वे बहुत मिलती हैं। पर जो लोग ऐसा सोचते हैं वे मूर्ख हैं। जहां तक लड़की का प्रश्न है कि क्या उन्हें डायना की जैसी लड़की मिल सकती है, इसी प्रकार की सोच विचार में एक दूसरी बस आ गई और हमें जगह मिल गई। बस एक पार्क के सामने जाकर रुकी। हमने सड़क पार की। पार्क में बच्चे खेल रहे थे। हम दोनों को एक साथ देख हुए आपस में फुसफुसाहट करने लगे। तो मैंने डायना से पूछा, जानती हो
ये बच्चे किस बारे में बात कर रहे हैं? ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं। डायना बोली, शायद। तुम्हें पता है कि ये क्या बोल रहे हैं? ये बच्चे बातें कर रहे हैं कि तुम और मैं दूल्हा दुल्हन हैं। ये सुनकर डायना का चेहरा लाल हो गया और वो हंस पड़ी। वो बोली, शायद ये यही बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है? वो बोली, किस बात पर? यही जो बच्चे बोल रहे हैं। मैं क्यों परवाह करूं? उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर एक हिम्मत सी जाग पड़ी और मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोर कर कहा, अगर बच्चे जो कुछ कह रहे हैं वो सच हो तो? उसने मेरी तरफ देखा तो मैं थोड़ा हड़बड़ाहट में बोला, मतलब मेरा है कि अगर हम शादी कर लें तो? वो हंसी और मेरी तरफ देखने लगी। मुझे इसमें उसकी सहमति नजर आ रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, दूसरा हाथ भी दे दो। मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उसके चेहरे की ओर देखने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया था। मैं बोला, कहावत है, बच्चे और मूर्ख सच बोलते हैं। इसी सिलसिले में कुछ समय बाद हम दोनों की सगाई हो गई। हमारी सगाई के बाद का समय मेरे लिए सबसे अच्छा था। अब मैं समझने लगा कि कवि क्यों प्रेम काव्य लिखा करते हैं। फिर भी ना जाने क्यों उसकी आंखों में एक काली छाया थी जो कभी कभी उस बादल की तरह गहरी हो जाती जो फूटना ही चाहता। एक बार मैंने उससे इस उदासी का कारण पूछा। उसने बिना उत्तर दिए अपनी आंखें मुझ पर टिका दी। मैंने फिर से अपना प्रश्न दोहराया। उसने मेरे गले में बाहें डालते हुए कहा, तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए कितने कीमती हो और मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। और एक मुस्कुराहट उसके उदासीन होठों पर फैल गई। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि अगर वो मुझसे प्यार करती है तो उसकी उदासीनता का कारण क्या है? शायद उसका परिवार गरीब हो, लेकिन वो तो कहती थी कि वो लोग रईस हैं। फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि हो सकता है कि उसने पहले किसी और से शादी का वादा किया होगा, पर वो तो कहती थी ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बार बार पूछना चाहा, पर वह मुझे और प्यार जताती गई और खामोश रही। लेकिन उसके प्यार में एक उदासीनता का स्पर्श था जिसने मेरी खुशी में विष की एक बूंद घोल दी थी। मैं कई बार उससे बार बार सवाल पूछकर उसे तंग करता रहता था। उसने भी उत्तर देने का वचन दिया, पर हर बार बहाना बनाने में दृढ़ रही। फिर एक बार उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा कि हम लोग खुश रहें और ऐसा कुछ न करें जिससे हमारी खुशियां खत्म हो जाए। और उसने ऐसी आह भरी जिसे सुनकर मेरा दिल टूट गया।
मैंने इस आह का राज पूछा तो वो बोली, मेहरबानी करके कुछ और ना पूछो। पर मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था। उसकी ये उदासीनता मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इस प्यार में मुझे कुछ ना कुछ अधूरा नजर आ रहा था। पर अब भी मैं उस मौके की राह देख रहा था जब वो मुझे अपने दिल की बात कहती। पर मैं कब तक चुप रहता। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। एक दोपहर को मैं उसके कमरे में गया। उस समय वो फुर्सत में थी और अपने कमरे में बैठी अपनी नई ड्रेस सिल रही थी। मैंने कपड़े का किनारा पकड़ा और अपनी आंखें उसकी ओर उठाई। उसने सीधा मेरी आंखों की तरफ देखा और कहा, तुम्हें मालूम है, इससे पहले मेरी दोस्ती किसी और के साथ थी। ये बात सुनकर एक तरह की ठंडक मेरे शरीर में दौड़ गई और मैं अंदर से कमजोर हो गया और चुपचाप बैठ गया। फिर भी मैं उसके साथ पहले जैसा ही व्यवहार करता रहा। सच पूछो तो उसकी इस बात से मुझे उस समय कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे लिए आज भी वो वही थी जिससे मैं प्यार करता था। वो मेरी नजरों से गिरी नहीं और सदा की तरह मुझे प्रिय लगी। जब वो भी ये बात समझ गई तो फिर एक मुस्कान उसके होठों पर आ गई। पर आंखों में अब भी एक तरह का पर्दा था। वह उस इंसान की तरह थी जो एक अंधेरे से निकलकर दूसरे अंधेरे में जा रहा। मैंने उससे पूछा, कौन था वो जो बिना शादी किए तुम्हें छोड़कर चला गया? डायना, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई बुरा ख्याल नहीं है। सिर्फ कौतूहल ही मुझे पूछने पर विवश कर रहा है। काफी जोर देने पर उसने मुझे उसका नाम बता दिया। वो एक दफ्तर का मामूली क्लर्क था। मैंने कहा, डायना, मुझे आश्चर्य होता है कि दफ्तर के एक मामूली क्लर्क ने तुम्हारे साथ धोखा किया और तुम्हारे पांव इस तरह डगमगा दिए और फिर तुम्हें छोड़कर चला गया। इससे यह पता चलता है कि वो अच्छा आदमी नहीं था। डायना ने अपनी आंखें नीची कर ली और खामोश हो गई। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। मैंने भी उस बात को दिमाग से निकाल देने की कोशिश की और इस प्रकार हमारी शादी भी हो गई। शादी के बाद हम लोग हनीमून के लिए गांव में गए। रास्ते में झरने, पहाड़, घाटियां थी। उन्हें तो मैं भूल गया, लेकिन एक बात याद रही जो हमारी पहली रात को हुई थी। जिस होटल में हम लोगों ने रिजर्वेशन किया था वो एक बगीचे के बीच में था और उसके आजू बाजू पहाड़ और कई झरने थे। जब हम कमरे में प्रवेश कर रहे थे तो टेबल में एक लाल गुलाब का गुलदस्ता लगा था। मेरी पत्नी की नजर गुलाब के उन लाल गुलदस्तों पर टिक गई जो वहां सजाए गए थे।
मैंने आश्चर्य से हंसते हुए कहा, कौन है वह भला मानुष जिसने हमें इतने सुंदर फूल भेंट करे हैं? कौन है वह? मेरी पत्नी ने बड़े आश्चर्य से कहा। मैंने कहा, फिर भी मैं इन फूलों को बाजू में रख देता हूं, क्योंकि इनकी खुशबू हमें सोने ना देगी। मैंने डायना को अपनी बाहों में भरा और कहा कि अब हम लोग अकेले हैं। डायना ने अपने कपड़े चेंज करे और जाकर टेबल पर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि वो एक पैम्पलेट पढ़ रही थी जिस पर लिखा था कि हर घड़ी अपने स्वामी का इंतजार करो कि वह आए। मैंने उसकी ठोड़ी अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हें इंतजार नहीं करना है, तुम्हारा स्वामी पहले ही आ चुका है। और मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने बड़ी उदासी से अपनी पलकें उठाई और पैम्पलेट को बाजू में रख दिया। इस तरह हम रात में सोए हुए थे। एकाएक मुझे अपने बाजू वाले कमरे से चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने उस आवाज को अपने दिमाग से निकाल देने की कोशिश की। मैंने अपनी पत्नी को अपनी ओर खींचा और अत्यंत प्रेम से उसका आलिंगन किया। उस शांति में वे पश्चात समान गति से आगे पीछे चल रही थी। उन पैरों की आवाज ने मुझे भ्रम में डाल दिया। अब एक अजीब सा ख्याल मेरे दिमाग में आया कि यह वही क्लर्क है जिसने मेरी पत्नी को पहले धोखा दिया था। इस ख्याल से मेरा दिमाग घृणा से भर गया। इस बहिस से कि कहीं मेरे मुंह से गाली न निकल जाए, मैंने अपने होंठ दबा लिए। मेरी पत्नी ने यह देख लिया और बोली, क्या हुआ? मुझे लगता है तुम किसी बात से विचलित हो। पर उसके बार बार पूछने पर मैंने अपनी मन की बात उसे बता दी और वो सिसकने लगी। तो मैंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपने आंसू पीते हुए जवाब दिया कि सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दो और दुनिया से कह दो कि मैं कितनी बुरी हूं। पर मैं उसे शांत कराने की कोशिश करने लगा। उस दिन के बाद वो व्यक्ति मेरे दिमाग से कभी ना निकल सका। मैं जब भी उससे बात करता तो उसका नाम जरूर लेता। उन लाल गुलाब के फूलों की याद मुझे आती रहती थी। अब मैं समझ गया कि मेरी पत्नी ने उस दिन उन फूलों को क्यों नहीं सूंघा। जब मैं अपनी पत्नी के साथ खुश रहने की कोशिश करता तो मुझे उस व्यक्ति की याद आ जाती जिसने मेरी सारी खुशियां छीन ली थी और मैं निराश हो जाता। मैं जानना चाहता था कि वह किस प्रकार का व्यक्ति था जिसने एक अच्छे घर की लड़की को आकर्षित किया था। मैं डायना की किताबों में उसे ढूंढने लगा, कहीं उसका कोई पत्र मिल जाए, किंतु कुछ ना मिला। तब मैंने प्रेम कहानियों को पढ़ना शुरू किया, जिससे कि मैं
नारी और उसके प्रेमियों के स्वभाव को समझ सकूं। पर इन प्रेम उपन्यासों ने मुझे थका दिया। शादी के दूसरे साल भी कोई शांति ना मिली। मन संताप से डायना बीमार पड़ गई। मैंने उसे जैसे तैसे दवा देकर ठीक किया। मैं उसे कहा करता, इन सब बीमारियों की जड़ वही आदमी है जिसने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद किया है। इस वक्त वह और किसी दूसरी औरतों के साथ खेल रहा होगा, पर मेरे नसीब में एक बीमार औरत को छोड़ गया। अब उसने व्यवहार का एक नया ढंग अपनाया। अगर मैं उससे उस व्यक्ति का नाम लेता तो वो ध्यान ना देती थी और चुप रहती। एक दिन शाम को जब हम चाय पीने बैठे तो मैं एकाएक बोल उठा, कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं। उसने अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ, मैं भी कुछ सोच रही हूं। तो बताओ मेरे दिल में क्या छुपा है। वो धीरे से बोली, तलाक। और उसने उदास निगाहों से मेरी ओर देखा। मैंने कहा, क्या तुम सहमत हो? वह उदासीन आवाज में बोली, मैं चाहूं या ना चाहूं, मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं जिससे तुम्हें शांति मिले, भले ही वो तलाक क्यों ना हो। मैंने कसकर अपने दोनों हाथों को आपस में पकड़ा और गुस्से में कहा, चलो फिर ठीक है। संशय के कीड़े ने तो शादी की पहली रात ही हमारे प्यार के फूल को कुतरना शुरू कर दिया था। इसलिए अब हमारे पास तलाक के सिवा कोई और रास्ता न था। डायना सच ही कहती थी कि नसीब में जो लिखा हो वही होता है। इस प्रकार हम बाहरी रूप से तो एक दूसरे से अलग हो गए, परंतु उसके होठों की हंसी अब तक मेरे हृदय में कैद है। उसकी नीली आंखें अब तक मुझे दिखाई देती हैं। कभी कभी रात को उन रोगियों की तरह उठकर मैं बैठ जाता हूं जो अपने दोनों हाथ फैलाकर कहता है, आओ मेरे पास आओ। डायना और मेरे तलाक के बाद हम दोनों ने अपनी राहें तो अलग कर ली थी, पर सच कहूं तो उसके बाद भी मेरी जिंदगी उसकी यादों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। उसकी हंसी, उसकी नीली आंखें, वह हर पल मेरे साथ ही रही, जैसे वह कभी मुझसे दूर गई ही नहीं। अब जब भी अस्पताल में किसी नर्स के पदचाप सुनता हूं, किसी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता हूं, तो डायना की याद आ जाती है। कभी कभार रात में जागकर अपने दोनों हाथ फैलाता और पुकार उठता हूं, डायना मेरे पास आओ। पर वह तो अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई है, जो हर दिन मेरे दिल पर दस्तक देती है और मुझे यह सिखाती है कि कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी से भले ही दूर हो जाएं, पर वे हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं, क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस वो अपना रूप बदल लेता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही दिलचस्प और नायाब कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल
सागा सेंचुरी हिमालयास। और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है। इसी के साथ धन्यवाद।